हाँ, तो बच्चों हम डिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे पहले ना। आप लोगों को पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग मतलब स्टडी कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। कैसे? उनका ट्रैक आइडेंटिफाई करके। जैसे दो पार्टिकल हैं और आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो हम उनका ट्रैक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पार्टिकल को हम पिंक पिंक कलर से कर सकते हैं, दूसरे को रेड से कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा पिंक वाला है, कौन सा रेड वाला है। मैक्रोस्कोपिक वर्ड की बात कर रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप पार्टिकल्स को अलग अलग देखना चाहें तो पता नहीं लग पाता जब तक कि आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। और सिस्टम की स्टडी तभी कर सकते हैं जब सिस्टम का डिस्टर्बेंस ना हो। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आप आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी अगर हैं तो उनकी कुछ कंडीशन होती हैं कि वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे या नहीं होंगे, और उसे वेव फंक्शन के फॉर्म में देखा जाता है। तो वेव फंक्शन के फॉर्म में कैसा देखा जाता है, आप ये देखिए। सपोज एक वेव फंक्शन लेते हैं psi12, एक वेव फंक्शन लेते हैं psi12, ये हमने लिया एक वेव फंक्शन psi12। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, जिसे हम कोऑर्डिनेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, वो क्या होगी? psi12 मोड ऑफ psi12 स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। अब आपको पता है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स के साथ अटैच्ड जो वेव फंक्शन होगा, ईदर इट विल बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यानी कि जो वेव फंक्शन होगा सिमेट्राइज वेव फंक्शन होगा। तो सिमेट्राइज वेव फंक्शन को आप कैसे लिखते हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको। आप सिमेट्राइज वेव फंक्शन को लिखते हैं psi12, सिमेट्रिक को लिखेंगे प्लस psi21, और अगर एंटी सिमेट्रिक होगा तो आप लिखेंगे psi12 माइनस psi21, इस तरह से लिखेंगे। तो सिमेट्राइज वेव फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे? ईदर इट विल बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो कंसीडरिंग बोथ एट ए टाइम, तो वी कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द सिमेट्राइज वेव फंक्शन एज psi12 प्लस माइनस psi21 मोड होल स्क्वायर। अब इसके मोड को एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको राइट साइड में दिख रहा है इस इक्वेशन में। जब आप इसके मोड को एक्सपेंड करेंगे आपको राइट साइड में दिख रहा है कि ये वाली टर्म आएगी, दिस स्टार इंटू दिस, क्योंकि मोड स्क्वायर क्या होता है? जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना। तो स्टार लग जाएगा और नई नंबर आ जाएगा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको चार टर्म मिलेंगी। इस तरह की ये चार टर्म है यहाँ पर, ये टर्म है चार। इन्हें फिर रीअरेंज करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 44 मिल जाएगी, ये 44 मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको पहला क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है मोड ऑफ psi12 राइट साइड में। इक्वेशन नंबर 44 के राइट साइड में पहली टर्म है मोड ऑफ psi12 होल स्क्वायर, दूसरी टर्म है प्लस मोड ऑफ psi21 होल स्क्वायर। इनका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, पहली टर्म का मीनिंग है psi12 होल स्क्वायर। psi12 वो वेव फंक्शन है जब पार्टिकल 1 एक स्टेट में था और 2 किसी एक स्टेट में था। और psi21 क्या है? psi21 वो है, आपको पहले भी समझाया जा चुका है, इंटरचेंज कर दिए हैं आपने इनकी पोजीशंस या जो भी कोऑर्डिनेट्स थे सारे इंटरचेंज कर दिए हैं। पहले वाले पार्टिकल की जगह पे दूसरा पार्टिकल आ गया, दूसरा पार्टिकल की जगह पे पहला पार्टिकल आ गया। और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म आपको एक ब्रैकेटेड टर्म है, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने प्लस माइनस करके। ये जो लास्ट टर्म है प्लस माइनस साई स्टार दिस इज ओवरलैपिंग टर्म। तो ये ओवरलैपिंग टर्म है। इस एक्सप्रेशन में ये ओवरलैपिंग टर्म जो है वेव फंक्शन के ओवरलैपिंग टर्म ये बताते हैं कि वेव फंक्शन ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे। यानी कि अगर दो पार्टिकल्स किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो दोनों पार्टिकल्स की ऑर्बिट में ओवरलैपिंग है नहीं है, ये बताती है। अगर इनमें दो पार्टिकल्स में ओवरलैपिंग है, यानी कि लास्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 44 इफ इज नॉट जीरो, इफ इट्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो ओवरलैपिंग होगी, और तब क्या होंगे? पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। और अगर ओवरलैपिंग टर्म जीरो होगी तो पार्टिकल्स जो होंगे डिस्टिंग्विशेबल होंगे। यानी कि अगर
लास्ट ये वाली टर्म जो है, ये टर्म जीरो है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे। तो अगर ये वाली टर्म जीरो हो गई तो यू आर लेफ्ट ओनली विद दीज फर्स्ट टू टर्म्स ये, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज ऑफ सम ऑफ द बोथ द स्टेट्स। कौन सी स्टेट, एक जब पार्टिकल वन स्टेट में था और टू स्टेट में था, और दूसरी क्या थी, जब पार्टिकल टू पहली स्टेट पे आ गया, पहले पार्टिकल की जगह पे आ गया, दूसरा उसकी जगह पे आ गया। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर सम सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन के सम के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर होगा तो क्या होगा, ब्रैकेटेड टर्म जीरो होगी लास्ट टर्म, और हम कहेंगे पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं।